इस लेक्चर में बेलफास्ट या फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों एक ही हैं, या तो इसे बेलफास्ट एग्रीमेंट बोलते हैं या फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में है और मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ने बेलफास्ट में विजिट किया। बेलफास्ट कैपिटल है नदर्न आयरलैंड की। देखो, इससे पहले, इस एग्रीमेंट से पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ये आप वर्ल्ड मैप देखो। पहले ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये आप यूनाइटेड किंगडम देख रहे हो। कभी आपने ये नाम सुने होंगे, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। इनका क्या मतलब है इनका? तो पहले इनके बारे में जानते हैं, इनका क्या मतलब है। देखो, ये आप पार्ट देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट ये यूनाइटेड किंगडम है। जो ये वाला मैप, इस वाले मैप में देखो, यहाँ ये जो देख रहे हो, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें हम, या फिर ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब का अलग अलग मतलब है। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन एक ही बात है। ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, इसमें ये 3 कंट्री आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये आप यहाँ देखो मैप में, ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है और ये वेल्स है। स्कॉटलैंड की अलग कैपिटल है ईडनबर्ग ये, और इंग्लैंड की लंदन कैपिटल है, और ये कार्डिफ, ये वेल्स की कैपिटल अलग है। यानी कि ये जो 3 कंट्रियाँ अलग अलग, इन तीनों को मिला के स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम में ये नदर्न आइलैंड भी जुड़ जाता है। ये अलग कंट्री है तो ये भी आ जाता है। तो अगर बात करेंगे हम यूनाइटेड किंगडम की, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड, ये भी जुड़ जाता है। तो इन चारों को मिला के बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बात करें ब्रिटिश आइसलैंड्स की, ब्रिटिश आइसलैंड्स या आइसलैंड्स, इसका मतलब होता है एक तरह से आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड जो बने हुए हैं। इसमें देखो यूनाइटेड किंगडम प्लस आयरलैंड भी जुड़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या था? ये 4 कंट्री, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड, और प्लस ब्रिटिश आइसलैंड्स में जुड़ जाएगा ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड के नाम से जानते हैं। तो ये 5 कंट्री आ जाएंगी ब्रिटिश आइसलैंड्स में, और यूनाइटेड किंगडम में ये 4 कंट्री, और ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन में ये 3 कंट्री। तो ये आप समझ गए। आप, अब मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आते हैं हम गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में। इसकी देखो अभी 25th एनिवर्सरी है, 25वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह है एक तरह से, जब ये एग्रीमेंट हुआ था, 25 साल पहले हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट गए। तो यूएस के प्रेसिडेंट का क्या मतलब है यहाँ गए? ये तो ग्रेट ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम का है, आयरलैंड का है, नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्रीमेंट है। तो इसमें यूएस का क्या काम है? इसका क्या काम है ये हम सबसे लास्ट में समझेंगे कि यूएस क्यों गया है, क्या मतलब है इसका। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने विजिट किया अभी यहाँ पे नदर्न आइलैंड है, जो ये नदर्न आइलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट, यहाँ पे विजिट किया। क्योंकि 25 साल के उपलक्ष्य में जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के 25 साल हो गए हैं। कब साइन हुआ था ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि जो समझौता है साइन हुआ था 10 अप्रैल 1998 में। किस किस के बीच में? देखो, नदर्न आइलैंड के बीच में, और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बीच में, और आयरलैंड के बीच में। देखो, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन हमने जाना, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 कंट्री आती हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। तो ये ब्रिटेन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, नदर्न आइलैंड और आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, और ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या आयरलैंड बोल देते हैं इसको। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या फिर बेलफास्ट एग्रीमेंट। क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट? इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले जो ये आप नदर्न आइलैंड देख रहे हो, नदर्न आइलैंड और ये आयरलैंड, इनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, वायलेंस होने लगी थी। यहाँ के जो नदर्न आइलैंड के पीपल हैं ये बोल रहे थे हमें यूनाइटेड किंगडम में नहीं मिलना, क्योंकि देखो यूनाइटेड किंगडम का तो पार्ट है ये। ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री आती हैं, और यूनाइटेड किंगडम में कौन सी आती हैं? ये 4 कंट्री आ जाती हैं, नदर्न आयरलैंड भी आ जाता है। तो यहाँ के कुछ पीपल बोलने लगे कि नहीं भाई साहब, हमें तो ये आयरलैंड में मिलकर रहना है, एक कंट्री बनाना है। और कुछ आधे पीपल बोल रहे हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम में ही रहना चाहते हैं। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई। आपको पता है हर कंट्री में ऐसा होता रहता है, हमारे इंडिया में भी होता रहता है। कहीं कहीं पे कोई अलग अलग कंट्री डिक्लेयर करना चाहता है अपने स्टेट को, इस तरह से होते रहते हैं। तो इस तरह से हिंसा होने लगी, और ये 30 साल तक चली हिंसा। इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई।
तो इस हिंसा को ख़त्म करने के लिए, ये हिंसा जो वायलेंस थी इसका नाम दिया द ट्रेबल्स। इस हिंसा का, जो इन दोनों में हिंसा हुई इन लोगों के बीच में, तो इस हिंसा का नाम था द ट्रेबल्स। इस 30 साल की वायलेंस को ख़त्म करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ नदन आइलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में। तो ब्रिटेन आप समझ गए हो क्या है, समझ गए हो 3 कंट्री, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री और ब्रिटिश आइसल्स में सारा आ जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक मॉडल डील था जो इतने लंबे समय का कॉन्फ्लिक्ट था उसको एंड करने के लिए और इस रीजन में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए एक मॉडल डील थी पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इसको, जॉइंट इन सबको, कि आपने इतने साल की जो हिंसा खत्म की इस एग्रीमेंट से। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज आप जानते हो, जो नोबेल प्राइज होता है, नोबेल प्राइज के बारे में जानते होंगे आप, बहुत बार डिस्कस किया है हमने। तो ये द ट्रेबल्स क्या है पहले इसके बारे में जानेंगे हम, और किस तरह से ये हिंसा हुई किस किस के बीच में, सारा डिटेल में जानेंगे। फिर इस एग्रीमेंट में क्या टर्म थी, कंडीशन क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। मेंस के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। तो द ट्रेबल्स जो ये है इसका मतलब ये था कि 1921 में नदन आइलैंड क्रिएट हुआ। 1921 की बात कर रहे हैं हम। 1921 में ये देश बना एक नदन आइलैंड के नाम से, और 1922 में ब्रिटेन से आयरलैंड को इंडिपेंडेंस मिल गई। देखो आप सबको पता है ये ब्रिटेन था जो इसने वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री को गुलाम बना के रखा था, हमारे इंडिया को भी। और ब्रिटेन हमने समझा ये 3 कंट्री, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्रीज को इसने गुलाम बना के रखा। ये सारी कंट्री भी गुलाम थी, इसके पार्ट थे, माने जाते थे। लेकिन 1921 में इस नदन आइलैंड को अलग से क्रिएट कर दिया, नदन आइलैंड इस आयरलैंड में से, और इस आयरलैंड को 1922 में इस ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई, आज़ादी मिल गई, ये आज़ाद हो गया 1922 में। अब जो ये आयरलैंड है इसी को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल का नाम है डबलिन। इसकी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात कर रहे हैं हम, इसकी कैपिटल का नाम है डबलिन, राजधानी है इसकी। अब जो नदन आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहा, अलग हो गया, ब्रिटेन से अलग है लेकिन यूनाइटेड किंगडम का तो पार्ट है। यहां हमने देखा यूनाइटेड किंगडम का तो ये 4 पार्ट है, ब्रिटेन के ये 3 पार्ट हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहा। लेकिन क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हो गई। कुछ यहाँ पे नदन आइलैंड में कुछ लोग थे जो यूके में रहना चाहते थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहना चाहते थे। उन्हें बोलते थे प्रोटेस्टेंट, यानी कि वो पीपल जो यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ पीपल ऐसा थे जो नदन आइलैंड को आयरलैंड में मिलाना चाहते थे, यानी कि जो ये दोनों हैं, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ये जो नदन आइलैंड है और आयरलैंड, इन दोनों को मिलाना चाहते थे। तो नदन आइलैंड के जो पीपल थे, नदन आइलैंड के जो पीपल थे जो आयरलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिला के इसे पूरा एक कंट्री बनाना चाहते थे, उनका नाम है कैथोलिक्स। उन्हें बोला कैथोलिक्स। तो कैथोलिक्स ज्वाइन होना चाहते थे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और नदन आइलैंड में ऐसे पीपल जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहना चाहते थे, उन्हें बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो इन दोनों में टेंशन क्रिएट हो गई। अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब 1960 तक जो प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि जो यूके के साथ रहना चाहते थे, वो ज़्यादा पावरफुल बन गए। जो प्रोटेस्टेंट थे जो यूके में रहना चाहते थे, कि वो चाहते थे नदन आयरलैंड जो है वो यूके का ही पार्ट रहे, वो 1960 तक ज़्यादा पावरफुल बन गए। मतलब इनके पास पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा थी, इनके पास इकोनॉमिक पावर, फैक्ट्री में इनका दबदबा था, सारी फैक्ट्री इनके पास थी, पॉलिटिकल पावर, तो ये ज़्यादा पावरफुल बन गए। और जो कैथोलिक थे वो कमज़ोर रह गए, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव देखने को मिला कैथोलिक को। आपको भी पता है हमारे देश में भी भेदभाव होता है, जो ज़्यादा पावरफुल है कमज़ोर के साथ भेदभाव करता है, चाहे किसी रूप में कमज़ोर हो, किसी भी रूप में उसके साथ भेदभाव देखने को मिलता है जनरली। तो कैथोलिक को भेदभाव देखने को मिला, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। अब यही टेंशन क्रिएट हो गई कि हमें भाई साहब भेदभाव देखने को मिल रहा है, तो इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम तो आयरलैंड में मिलना चाहते हैं। यानी कि जो नदन आयरलैंड के जो कैथोलिक पीपल थे वो कहने लगे कि हमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिलना है। तो ये टेंशन क्रिएट हो गई प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में। अब इनमें वायलेंस होने लगा, हिंसा हो गई, मार काटने लगे एक दूसरे को। तो इस हिंसा को भी बोला द ट्रेबल्स। इन दोनों फैक्शन के बीच में, फैक्शन मतलब दोनों ग्रुप के बीच में जो हिंसा हुई उसको बोला द ट्रेबल्स। इस हिंसा में लगभग 3,500 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, 3,500 लोग मौत के घाट उतर गए। तो ये था द ट्रेबल्स।
अब इस टर्म के बारे में जानते हैं, जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में जो कंडीशन थी, टर्म थी, वो क्या थी। अब इसमें थी जो नदर्न आयरलैंड है, ये देखो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी उससे पहले भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट था, तो आगे भी इस एग्रीमेंट के बाद भी, जब ये 1988 में एग्रीमेंट हुआ था 10 अप्रैल को, इसमें भी ये कंडीशन रखी कि नदर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहेगा, जैसा है अभी ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक रेफरेंडम कराया जाएगा, रेफरेंडम का मतलब होता है लोकमत, बोलते हैं हिंदी में लोकमत। ये क्या होता है रेफरेंडम? देखो एक मान लो जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं लोगों से, ऐसे रेफरेंडम रख दिया जाता है। अब उसमें वोटिंग कराई जाती है। इसमें मान लो अगर 50% ने रेफरेंडम के बारे में हाँ में जवाब दिया, या वोटिंग में हाँ में दिया, वोटिंग की हाँ में 50% से ज़्यादा, मान लो 51%, तो वो रेफरेंडम मान लिया जाएगा कि लोग चाहते हैं कि जैसा इसमें कंडीशन है वो मान ली जाए। अगर ना में किसी ने 50% से ज़्यादा ना में वोटिंग की, 50% से ज़्यादा, यानी कि 51% लोगों ने ना में, अगेंस्ट में, विरुद्ध में किया, तो फिर वो रेफरेंडम की जो शर्तें हैं वो नहीं मानी जाएंगी। तो इसमें कंडीशन ये रखी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में, एक रेफरेंडम कराया जाएगा, लोकमत। अगर दोनों साइड, आयरलैंड में यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में और नदर्न आयरलैंड में, इन दोनों कंट्रीज में 50% से ज़्यादा लोग अगर इस एग्रीमेंट के बारे में हाँ में जवाब करते हैं, हाँ में वोटिंग करते हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये शर्त भी रखी। तो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स अगर बोथ साइड रेफरेंडम को सपोर्ट करेंगे, तो देखो रेफरेंडम में ये रखा गया, अगर सपोर्ट करेंगे इस एग्रीमेंट को तो माना जाएगा। और अगर इस रेफरेंडम की जो शर्त में अगर वोट करते हैं लोग इस बारे में कि वो नदर्न आयरलैंड को चाहते हैं कि आयरलैंड में मिल जाए, ये जो नदर्न आयरलैंड है वो चाहते हैं कि वो नदर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिल जाए, तो फिर नदर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मिला दिया जाएगा। तो ये इसमें शर्त रखी रेफरेंडम में। अब जो पीपल है नदर्न आयरलैंड के, वो देखो है तो आयरिशी, मतलब आयरलैंड के ही, तो उन्हें आयरिश भी बोला जाएगा, यानी कि उनके पास आयरलैंड की भी, यानी कि नदर्न आयरलैंड के जो पीपल हैं उनके पास आयरलैंड की भी सिटीजनशिप होगी, नागरिकता, और ब्रिटेन की भी, यानी कि जो ब्रिटेन है ब्रिटिश नेशनलिटी भी होगी इनके पास, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है ब्रिटेन भी। ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इन पीपल के पास ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप होगी और आयरलैंड की सिटीजनशिप होगी, या दोनों की हो सकती है या एक की रख सकते हैं, किसी की भी रख सकते हैं। तो ये इसमें कंडीशन रखी, यानी कि जो नदर्न आयरलैंड के पीपल हैं उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले सकते हैं, वो चाहे तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की सिटीजनशिप ले सकते हैं, और वो चाहे तो दोनों की भी ले सकते हैं, तो दोनों की नेशनलिटी भी ले सकते हैं। तो वहाँ के लोग खुश हो गए, चलो भाई जिसको जो पसंद है उसकी नेशनलिटी ले ले। और सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको पता है स्पेशल जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार होते हैं। तो नदर्न आयरलैंड के पास एक नई गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट के पास पावर थी, वो लोकल मैटर्स को देखेगी, लोकल मैटर्स को, और बाकी के सारे काम यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट देखेगी, जो यूनाइटेड यूके की गवर्नमेंट है। बाकी के काम जैसे सिक्योरिटी, नदर्न आयरलैंड की सुरक्षा, फॉरेन पॉलिसी बनाना, या टैक्स लॉज बनाने, या इमाइग्रेशन रूल्स, कौन यहाँ पे आ सकता है, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो बनाएगी। सिर्फ लोकल मैटर देखेगी नदर्न आयरलैंड की गवर्नमेंट। तो इस एग्रीमेंट के बाद गवर्नमेंट बनी, तो ये चलता आ रहा था अब तक। 22 मई 1998 में रेफरेंडम कराया गया। एग्रीमेंट हुआ था 1988 में, 10 अप्रैल 1988, लगभग 10 साल बाद ये रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम जब कराया तो आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड में जो पीपल थे उन्होंने अप्रूवल दे दिया। जो ये आयरलैंड के पीपल हैं, यहाँ 94% लोगों ने कहा कि ठीक है भाई साहब इस एग्रीमेंट को हम मानते हैं, 94% लोगों ने। नदर्न आयरलैंड के 71% लोगों ने कहा कि हम इस एग्रीमेंट को मानते हैं। तो जब इस एग्रीमेंट के पक्ष में इतनी वोट पड़ गई, 51% से तो ज़्यादा ही है ये, 71% और 94%, तो ये फिर एग्रीमेंट भाई साहब लागू हो गया और अब तक चलता आ रहा था। तो अब इसका स्टेटस क्या है 25 ईयर के बाद इस एग्रीमेंट का? देखो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो इस एग्रीमेंट का यही था कि जो दोनों ग्रुप में, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में वायलेंस होती थी, हिंसा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो वो हिंसा खत्म हो गई और पीस एस्टेब्लिश हो गई इस रीजन में। लेकिन टेंशन कब क्रिएट होगी? टेंशन जब क्रिएट हुई जब ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट का क्या मतलब है? देखो जो ये ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर ब्रिटेन बोलते हैं। ये ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था,
देखो यूरोपियन यूनियन एक संस्था है, ये यूरोप के जो देश हैं इसमें अभी 27 कंट्री आते हैं, यूरोप के देशों ने मिला के एक संस्था बना रखी है यूरोपियन यूनियन। ऐसी संस्था इन्होंने एक करेंसी भी बना ली अपनी, यूरो नाम की। सारे कंट्री में यूरो करेंसी चलती है, अपनी अपनी करेंसी अलग भी है इनकी, यूरो चलती है जब ट्रेड करते हैं आपस में, ये व्यापार करते हैं तो यूरो करेंसी बना ली। तो एक संस्था है। तो पहले जो ये ब्रिटेन था, ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। लेकिन आपको पता है कुछ साल पहले ब्रिटेन इससे यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इस संस्था से बाहर आ गया। तो इसी को बोला ब्रेग्जिट, क्योंकि जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, इस संस्था का मेंबर नहीं है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, यूरोपियन संघ बोलते हैं हिंदी में, या यूरोपियन यूनियन बोल सकते हो आप। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा, अब इसका मेंबर नहीं है, तो इसको बोला ब्रेग्जिट, जब इससे बाहर आ गया, एग्जिट हो गया। तो जब देखो, जब ये पार्ट था ब्रिटेन इसका, और जब इसका पार्ट था, और इसमें देखो यूनाइटेड किंगडम का ही है लो, यूनाइटेड किंगडम इनको मिला के बोलते हैं। तो जब इसमें इसका पार्ट था, तो जब नदर्न आयरलैंड को मान लो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में ट्रेड करना है, और रिपब्लिक और आयरलैंड अभी भी देखो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मतलब यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन ब्रिटेन नहीं है। ये आप समझ गए हो नहीं समझो? देखो ब्रिटेन पहले था यूरोपियन यूनियन का मेंबर, सदस्य, लेकिन कुछ साल पहले ये इससे बाहर आ गया, अब इसका मेंबर है नहीं, ये अब इसका मेंबर रहा नहीं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर ये आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इस संस्था का सदस्य है। और जब ये इस संस्था का सदस्य है तो इसमें यूरोपियन यूनियन के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, और इसमें मान लो जो भी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड बनाता है यूरोपियन यूनियन कि इस तरह का प्रोडक्ट, माल, वस्तु, सेवाएं इस तरह की स्टैंडर्ड होने चाहिए, इस तरह से हम इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, रूल्स रेगुलेशन। और नदर्न आयरलैंड आपको पता है यूके का पार्ट है, तो ब्रिटेन है जो इससे अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। जब इसका पार्ट था, जब तक तो कोई टेंशन थी नहीं, लेकिन इससे अलग हो गया, अब यूरोपियन यूनियन के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे चलेंगे नहीं यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग हो गया। अब यहाँ पे रूल चलेंगे नहीं, तो यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है प्रोडक्ट के, माल, वस्तु, सेवाएं को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, ये यहाँ पे अलग हैं। तो अब क्या है कि जो नदर्न आयरलैंड से आयरलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में ट्रेड होती है, तो यहाँ पे तो चलते हैं यूनाइटेड किंगडम के रूल्स, और आयरलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में चलते हैं यूरोपियन यूनियन के रूल्स। तो ये स्टैंडर्ड जो अलग अलग हैं, इनकी वजह से परेशानी होती है, मान लो किसी प्रोडक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड हैं जो यूरोपियन यूनियन के अलग हैं, और नदर्न आयरलैंड में यूनाइटेड किंगडम के रूल्स रेगुलेशन अलग हैं। तो जब यहाँ पे ट्रेड की जाएगी यहाँ से, तो टेंशन क्रिएट हो जाती है, ये इनके रूल्स नहीं मानते, ये इनके नहीं मानते, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता, विवाद होता है। ब्रेग्जिट के बाद से टेंशन क्रिएट हो गई। तो नदर्न आयरलैंड, क्योंकि जो है यूरोपियन यूनियन कंट्री है जो आयरलैंड, इससे बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि नदर्न आयरलैंड का बॉर्डर शेयर होता है इससे, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, और ये है यूरोपियन यूनियन का मेंबर अभी। तो ये जो मेंबर है, इसमें जो स्टैंडर्ड हैं प्रोडक्ट के लिए, चेक्स हैं, वो अलग हैं, और नदर्न आयरलैंड में अलग चलते हैं। तो इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। और एक देखो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम M15 है, इसने रिसेंटली थ्रेट लेवल को बढ़ा दिया। पहले डोमेस्टिक टेररिज्म था, अब इसको सीवियर कर दिया कि नदर्न आयरलैंड में जो डोमेस्टिक टेररिज्म, आतंकवाद के जो खतरे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो प्रो यूनियन पॉलिटिकल पार्टी है नदर्न आयरलैंड में, जो चाहती है यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहे। एक पार्टी है जैसे DUP, नदर्न आयरलैंड में एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, तो ये प्रो यूनियन है। प्रो यूनियन का मतलब ये चाहती है कि यहाँ पे, लेकिन इसने क्या किया, ये चाहती है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहे, लेकिन ये पार्टी है जो नदर्न आयरलैंड की, इसने इस एग्रीमेंट का बॉयकॉट कर दिया। जो ये एग्रीमेंट हुआ था ना, बेलफास्ट एग्रीमेंट या गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट का मतलब बहिष्कार करना, बहिष्कार मतलब किसी का जो एग्रीमेंट है उसको नहीं मानना, तो इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तब ये टेंशन ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई। अब इस क्राइसिस को, संकट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए, देखो ये चेक्स किया कि ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के बीच में क्या क्या कंडक्ट हो रहा है। जो यूके और यूरोपियन यूनियन ने, इसने एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन अलग हो गया इससे, यूरोपियन यूनियन से, तो इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था विंडसर फ्रेमवर्क। इसमें जो भी ये प्रॉब्लम थी नदर्न आयरलैंड की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, इनको सॉल्व करने के लिए, और नदर्न आयरलैंड और यूके, बाकी का यूके के जो प्रॉब्लम है, वो जो ट्रेड होती है इनके बीच में व्यापार, जो प्रॉब्लम आती है, इन प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया यूके और यूरोपियन यूनियन ने, विंडसर फ्रेमवर्क, ताकि ट्रेड के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े समान से हो और आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये एग्रीमेंट किया। तो ये थोड़े एग्रीमेंट से ये जो क्राइसिस थे, संकट थे दोनों के बीच में, ये थोड़े कम हुए। अब जानते हैं अमेरिका है जो यूएस, इसका क्या मतलब है भाई साहब, ये क्यों बीच में आ रहा है? यूएस के जो प्रेसिडेंट अभी आए हैं विजिट पे, ये क्यों आए? यूएस क्यों एंथुजियास्टिक है एग्रीमेंट के बारे में? एंथुजियास्टिक का मतलब उत्सव, उत्सुक, इतना उत्सुक क्यों है ये यूएस? देखो यूएस ने इस एग्रीमेंट में कराने में काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था यूएस ने, अमेरिका ने, जब इनकी नेगोशिएशन हुई थी, इनमें समझौता हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था, बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। और अभी के जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बाइडन, वो देखो आयरिश माइग्रेंट हैं, मतलब ये ना, ये जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ से गए थे इनके माता पिता और अमेरिका में जाके बस गए थे, तो ये यहाँ के माइग्रेंट हैं, ये समझ लो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के। तो इनकी जो हेरिटेज है, विरासत है, वो आयरलैंड से जुड़ी हुई है बाइडन की। तो थोड़ा रहता है ना कि मान लो भाई साहब इंडिया से कोई पीपल अमेरिका में रह रहा है, इंडिया से उसकी फीलिंग जुड़ी रहती है ना, तो इस तरह से इनकी हेरिटेज इससे रिलेटेड है। और ये सेकंड प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो आयरिश इमाइग्रेंट है। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी थे यूएस के प्रेसिडेंट, वो भी आयरलैंड से गए थे अमेरिका में, उनके मतलब माता पिता, और वहाँ पर उनका जन्म हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट बने। तो जो आयरिश हेरिटेज है, ये इस पर प्राउड फील करते हैं, जो इनकी विरासत है आयरलैंड की, इस पर गर्व महसूस करते हैं प्रेसिडेंट है जो बाइडन। इस वजह से ये यहाँ पे गए, इसके 25 साल उपलक्ष्य पूरे होने के, मतलब 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे गए, एग्रीमेंट के उपलक्ष्य में बेलफास्ट में जो गए थे, नदर्न आइलैंड की जो कैपिटल है। तो यही था इस एग्रीमेंट के बारे में।